हेलो फ्रेंड्स, WMO से रिलेटेड एक वीडियो अपडेट किया जा रहा है आप लोगों के लिए। और ये है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इंडिया में कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, और A ग्रेड से लेके D ग्रेड तक की सारे एग्जामों में ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। ओके, तो देखते हैं WMO से रिलेटेड ये जो टॉपिक है इस पे देखते हैं क्या है ये आखिर, और क्यों जरूरत पड़ी, क्यों बनाया गया, और क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस हैं, और क्या क्या लोगों के लिए प्रॉफिट हो गया, इन्वायरमेंट के लिए, क्लाइमेट से रिलेटेड। ओके, आइए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीजें। फुल फॉर्म जिसका है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका फुल फॉर्म है। 23 मार्च को एनुअली इसका डे मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं इसी समय, आप भी आगे देखते हैं। 23 मार्च याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। वो हर कंट्री जो इससे इंक्लूडेड है, कितनी कंट्रियां हैं टोटल, 193 कंट्री इसके मेंबर्स इसमें इंक्लूड है, आगे भी मिलेगा। तो ओरिजिनेटेड यानी कि कब बना था, पहली बार ये कब बना, 1873 में। ओके, एज ए एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, और इसमें किया क्या जाता था, बस क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, डाटा शेयर करना कि अभी इन्वायरमेंट में क्या सीन चल रहा है, बस थोड़ा सा ही इसका स्कोप था, इंपॉर्टेंस था। लेकिन आगे चल करके फिर क्या हुआ, फिर देखते हैं। फॉर्मेशन फिर बाद में दोबारा फॉर्मेशन हुआ 23 मार्च 1950 को। ये 23 मार्च को ही इंफॉर्मेशन हुआ था। इसकी वजह से 23 मार्च को ही एनुअली इन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाते हैं। तो याद रखना है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम BC-D ग्रेड में और ये PCS में स्पेशली पूछा जाता है कि ये फॉर्मेशन कब हुआ था, स्पेशली डेट भी दे देते हैं। 23 मार्च 1950 को WMO जो है ये UNO के अंडर में आ गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, बहुत बार बताया है कि इसका हेडक्वार्टर, बहुत सारे हेडक्वार्टर जो हैं UN के जेनेवा में हैं, और ये स्विट्जरलैंड की कंट्री में आता है, एक सिटी है। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल जो है वो जेनेवा नहीं, बर्न है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है UP PCS या अदर PCS एग्जाम्स में। ओके, कैपिटल से एफिलेटेड। अभी क्या है कि ये एक तो अंडर में आ गया, किसके, UNO के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में तो ये आ गया, लेकिन इसको हैंडल कौन करेगा, इसका डायरेक्शंस कौन देगा, इस पे इंपॉर्टेंस कौन दिखाएगा, इसके डाटा कौन चेक करेगा। तो ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, UN की एक ऑर्गन से, जो 6 ऑर्गन में से एक ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो है इसके अंडर में ये काम करेगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट यहां तक था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज के लिए है, मतलब ये बनाया गया तो किस चीज के लिए है, यानी कि 1973 में जब एनजीओ था तो इसका एरिया जो है बहुत कम था। क्लाइमेट चेंज से देख लिया और डाटा शेयरिंग से रिलेटेड देख लिया। जो उस समय की जो बेस्ट कंट्रीज थी वो आपस में डाटा शेयर करके चेक करते थे कि क्लाइमेट कैसा है, और उस समय क्लाइमेट चेंज की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी। सिंपली क्लाइमेट कैसा है और क्या क्या डाटा है उस कंट्री के, वो ऑर्गेनाइज करते थे, डाटा रिपोर्ट्स निकालती थी। ओके, जब ये UN के अंडर में आ गया ना, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो को इंक्रीज कर दिया कि आप जो है इतना ज्यादा वर्क करो या इतने पॉइंट्स को रखो, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का इफेक्ट जो है 1900 में आते आते तेजी से बढ़ने लगा था। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑन, अभी देखते हैं ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, मतलब सब लोगों के साथ मिल करके प्रमोट करता है या बताता है किस किस चीज पे काम करना है जो कंट्रीज में इंक्लूडेड है। तो ये प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है, कहाँ कहाँ पे दिखाते हैं अभी। एटमॉस्फेरिक साइंस, एटमॉस्फेयर मतलब जो हम मान लो हमारी कंट्री है, इंडिया है या अमेरिका है या कोई एक कंट्री है, उसका एटमॉस्फेयर जो होता है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सारी चीजें जो मेसोस्फेयर, ये जो स्फेयर्स जो हैं, जो 4-5 हैं, मेरे को स्पेशली अभी कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो ये जो मंडल्स होते हैं, 3-4 मंडल्स होते हैं, 1 मिनट बताता हूं।
तो एटमॉस्फेरिक साइंस में जो हमारे जो अर्थ के लेयर्स हैं, जो स्फेयर्स हैं, जो क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर्स, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर्स, ये स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं, तो वो कंट्रियां जो जुड़ी हुई हैं, तो यहां से अपने अपने बारे में इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करती हैं। तो उसके साइंस के लिए रिसर्च कर लिए कि करो आप इसके अपने सेक्टर के बारे में, यानी कि अपने एरिया के ऊपर वाले जो पोर्शन है, जो आप ऊपर अर्थ पे बढ़ते, जो एटमॉस्फेरिक लेयर में पहुंचते जाते हो, तो उस साइंस पे आप कॉर्पोरेशन करने की बात करता है। आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखो। ये कंट्री से कह रहा है कौन, WMO, फिर बाद में डाटा कलेक्ट करता है, फिर उसके बाद रिपोर्ट निकालता है। उसके बाद में क्या कहता है, क्लाइमेटोलॉजी पे कॉर्पोरेशन करने की बात करता है, कि यानी कंट्रियां जो हैं कोलैबोरेशन करेंगे, साथ में रहेंगे, कॉर्पोरेशन जो होगा, तो ये सारे स्टेप के लिए हो जाता है। तो हाइड्रोलॉजी हो गया, जियोफिजिक्स हो गया, तो ये जो है ये बहुत वास्ट लेवल का काम करना स्टार्ट किया 1950 में। जो कंट्रियां इसमें इंक्लूड हुई, वो सारी कंट्रियां इन सब चीजों पे के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये एक कंट्री का इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एक कॉर्पोरेशन है कि आप इन सेक्टरों पे काम करो। ओके, मेंबर्स कितने हैं हमारे पास में, मतलब WMO की बात कर रहा हूं, तो 193 कंट्रीज हो जाती हैं। मीटिंग्स की बात होती है कि हर 4 साल पे ये मीटिंग्स होती रहती हैं, ठीक है। और इसके स्ट्रेटेजिक प्लान है, अभी क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल के स्ट्रेटेजिक प्लान की बात करता है। प्लान क्या है जो स्ट्रेटेजिक है, अब भी देखते हैं। इसके जो स्ट्रेटेजिक प्लान की बात करता है, कहता है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करना है। जो बहुत सारे जो डिजास्टर होते हैं ना, मान लो कि अभी डिजास्टर मतलब ये हमारे जो ह्यूमंस के थ्रू या नेचुरल थ्रू डिजास्टर्स जो होते हैं, उनको रिस्क को उसका रिडक्शन करना है। तो ये बताएगा कौन, WMO बताएगा, स्ट्रेटजी बनाएगा, और ये 193 कंट्रीज को बताएगा कि आप के यहाँ जो डिजास्टर हो रहे हैं उनको कम से कम कैसे किया जाए। यानी कि मान लो कि सुनामी आ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बताएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये तुम्हारा लैंडस्लाइडिंग हो गई, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, लैंडस्लाइडिंग हो जाती तो उसके लिए रिडक्शन के सेक्टर्स क्या है, कैसे कैसे कम किया जाए, ठीक है। इसी तरह जितने भी डिजास्टर रिस्क हैं, ज्योग्राफी में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या कम किए, कैसे कम किए जाते हैं, ठीक है। तो NCERT में दे रखा बहुत क्वालिटी वाला, तो उस पर जाएंगे। फिर नेक्स्ट है द ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। क्लाइमेट सर्विसेज के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना बहुत बड़ा लेवल पे, ठीक है। क्लाइमेट सर्विसेज से रिलेटेड द WMO इंटीग्रेटेड ग्लोबल ऑब्जर्विंग सिस्टम। तो ये है WMO इंटीग्रेटेड ग्लोबल ऑब्जर्विंग सिस्टम से एविएशन मेट्रोलॉजिकल जो सर्विस होती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने वाले जो प्लेन्स होते हैं, तो उसके बारे में डिटेल देना, उसकी सर्विसेज को हैंडल करना, उसके सर्विसेज को बताना। पोलर एंड हाई माउंटेन्स रीजन, पोलर मतलब ये आपका हो गया अंटार्कटिक, आर्कटिक हो गया, ठीक है। फिर हाई माउंटेन्स रीजन्स हो गए, उसके बारे में क्लाइमेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसके बारे में ज्यादा डिटेल देना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का नुकसान ना हो। प्रॉफिट के लिए ये बात कर रहा है, ह्यूमन बीइंग के लिए कर रहा है, नेचर को कंट्रोल नहीं मतलब नेचर को बेहतरीन बनाने के लिए, लोगों के रहने के लिए कर रहा है, ठीक है। कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, ये भी देख रहे हो, ये अपने आप को बढ़ाता है। जो इस नंबर की बात है पोलर एंड हाई माउंटेन्स के, उसी चीज को लेकर के बोलता है। कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस की ये बात करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी WMO से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई भी चीजें डाउट लगता है आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, एक तो ये, और दूसरी बात अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ओके। और कमेंट करें नेगेटिव या पॉजिटिव, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।